नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बिल्डिंग ट्रेड की थ्योरी। जैसा कि आप लोग चैनल में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है और इसकी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आज फर्स्ट चैप्टर की 7वीं क्लास है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे बैकफायर के बारे में। ठीक, बैकफायर क्या होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वेल्डिंग टार्च बैकफायर क्या होता है। वेल्डिंग टार्च से वेल्डिंग करते समय कभी कभी टार्च की टिप अधिक गर्म होने से या टार्च में पानी आ जाने से गैस की सप्लाई एक क्षण के लिए रुक जाती है और दूसरे क्षण फिर से प्रारंभ हो जाती है तथा गैस जलने लगती है। इस समय एक विशेष प्रकार की तेज आवाज़ होती है जिसे बैकफायर कहते हैं। क्या होता है, जब वेल्डिंग टार्च से हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते करते क्या होती है, जो टार्च की जो टिप है यानी सबसे आगे वाला भाग होता है वो अधिक गर्म हो जाता है। ठीक, तो उससे होता क्या है, अधिक गर्म हो जाए या टार्च में क्या आ जाए, पानी आ जाए, तो उससे क्या होता है, गैस की सप्लाई कुछ सेकंडों के लिए रुक जाती है। जो गैस की सप्लाई है पानी आ गई तो उसके कारण भी रुक जाती है, या जो टार्च का टिप है अत्यधिक गर्म हो गया तो उसके कारण भी गैस की सप्लाई कुछ ही सेकंडों के लिए क्या होती है, रुक जाती है और दूसरे ही क्षण फिर से अपने आप जलना प्रारंभ कर देती है तथा गैस जलने लगती है। इससे जलना प्रारंभ हो जाती है। इस तो होता क्या है, इस समय जब ऐसे ये प्रक्रिया होती है तो उस समय क्या होती है, एक तेज़ आवाज़ होती है। कुछ क्या होती है, तेज़ आवाज़ होती है। इसे हम क्या कहते हैं, बैकफायर के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर है हमारा फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होता है, इसमें अग्नि टार्च टिप तथा हॉज पाइप के अंदर चली जाती है। इसमें अग्नि आग क्या है, जो टिप है टार्च है उसके अंदर और टिप के अंदर और हॉज पाइप जहाँ से गैस आती है उसे हम हॉज पाइप बोलते हैं। तो गैस पाइप के अंदर चली जाती है जिसके कारण टार्च तथा हॉज पाइप बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं। जब क्या है, आग अंदर चली जाएगी, जो टिप है हमारी टार्च है और जो हमारी पाइप है वो क्या होगी, अत्यधिक गर्म हो जाएगी। जब भी फ्लैशबैक हो तो तुरंत वेल्डिंग उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, फ्लैशबैक क्या होता है, जब अग्नि टार्च के अंदर चली जाती है और हॉज पाइप के अंदर चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैशबैक के नाम से जाना जाता है। और जब भी फ्लैशबैक हो जाए तो हमें क्या करना है, तुरंत वेल्डिंग उपकरण जिससे हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसको हमको तुरंत बंद कर देना चाहिए। फ्लैशबैक के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं। ठीक है, अब फ्लैशबैक के कारण क्या हैं, इसमें आपका पहला कारण है फ्यूल गैस तथा ऑक्सीजन की उचित सेटिंग ना होना। ठीक है, जो हमारी फ्यूल गैस है जैसे एसिटिलीन हो गया, वो हमारी क्या हो गई, फ्यूल गैस हो गई, और ऑक्सीजन गैस की उचित सेटिंग ना होना यानी इनकी मात्रा का बराबर बैलेंस ना करना, ये पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, टार्च की टिप के जोड़ घिसे हुए, जो टिप है उसके जोड़ जो हुए क्या हो, घिसे हुए हों, या टिप ढीली हो, या तो टिप के जोड़ घिसे हुए हों तथा जो टिप है वो अपने जगह पर टाइट ना हो, ढीली हो, तो क्या होता है, ये फ्लैशबैक हो सकता है। इसके अलावा हॉज पाइप गले हुए हो, हॉज पाइप क्या हो, गला हुआ हो तो भी फ्लैशबैक हो जाता है। ठीक है, फिर गैस सिलेंडर का प्रयोग करते समय दुर्घटना से बचने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं तो किसी भी दुर्घटना से हमको बचने हैं तो हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए हमेशा, जो बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। गैस सिलेंडर को स्टोर करने तथा प्रयोग करते समय सीधा ही खड़ा रखें। क्या, ये इम्पोर्टेंट है, गैस सिलेंडर को स्टोर करने तथा प्रयोग करते समय सीधा ही खड़ा रखें। यानी जो भी आपका सिलेंडर है, जब भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं या रख रहे हैं तो उसको हमेशा खड़े पोजीशन में ही रखना है, उसको लिटाना नहीं है, उसको हमको उल्टा भी नहीं करना है। हमेशा सिलेंडर को अपराइट पोजीशन में ही रखना चाहिए यानी खड़ा ही रखना चाहिए। ठीक है, पहली बात होगी। दूसरा क्या है, सिलेंडर को गिरने से बचाने के लिए उन्हें हमेशा चैनल से बांध कर रखना चाहिए। जो सिलेंडर है यदि किसी ढाल वाली जगह पर रखी है तो उसको गिरने से बचाने के लिए क्या होता है, सिलेंडर की टाली होती है जिसके द्वारा हम सिलेंडर को इधर से उधर ले जाते हैं। तो टाली से गिरने से बचने के लिए सिलेंडर को चैन के माध्यम से उस टाली में बांध देना चाहिए ताकि सिलेंडर हमारा कहीं गिर न जाए। ठीक, फिर सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए हमेशा इसकी चाबी का प्रयोग करें। जो सिलेंडर होता है उससे गैस हमको जब यूज़ करनी हो तो उसके वाल्व को खोलना पड़ता है और जब गैस का फ्लो बंद करना होता है तो उसके वाल्व को बंद करना पड़ता है। तो उस वाल्व को खोलने के लिए एक चाबी आती है, हमेशा हमको उस चाबी के प्रयोग करके ही वाल्व को खोलना या बंद करना चाहिए, दूसरे तरीके नहीं अपनाने चाहिए। ठीक है, वो क्या करेंगे, हमारे वाल्व को डैमेज कर देंगे या उससे हम जल्दी से, यदि हमारा लीकेज होने लगा तो हम जल्दी से बंद नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा चाबी का प्रयोग करना है। हथौड़े या स्पैनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हथौड़े या स्पैनर का प्रयोग वर्जित है। ठीक है,
फिर सिलेंडर को ज़मीन पर रोल करते हुए कभी भी ट्रांसमिट ना करें। आप लोग देखे होंगे जो घरों में एलपीजी सिलेंडर आता है उसको बहुत से लोग क्या करते हैं, रोलिंग करने लगते हैं, यानी ढंगाने लगते हैं। वो गलत विधि है, वो ऐसा हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक, इसके लिए हमेशा क्या करना है, यदि हमको कोई एक सिलेंडर को यहाँ से वहाँ ले जाना है तो सिलेंडर होता है कैसा, वजनी होता है, तो उसको तो हाथ से हम उठा के ले नहीं जा सकते, तो रोल भी हमको नहीं करना है। तो क्या करना है, उसके लिए ट्रालियाँ आती हैं। ठीक है, हमको ट्राली पे रख के सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट करना है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहिए। फिर भरे हुए सिलेंडर को कभी भी आग के पास न रखें। जो आपका सिलेंडर भरा हुआ है उसको हमको आग के पास बिल्कुल नहीं रखना है। यदि गैस सिलेंडर में थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो आग पकड़ लेगी और भयंकर विस्फोट हो सकता है। ठीक, इससे तापक्रम बढ़ने से गैस का प्रेशर भी बढ़ जाता है और जिससे गैस सिलेंडर के फटने का डर होता है ना। क्या होता है, जब गैस सिलेंडर को हम आग के पास रखते हैं तो धीरे धीरे सिलेंडर गर्म होगा। जब सिलेंडर गर्म होगा तो उसके अंदर की गैस गर्म होगी, और जब गैस गर्म होगी तो गैस में क्या होगा, प्रसार होगा, क्या होगी, प्रसारित होगी, फैलेगी। जब फैलेगी तो सिलेंडर फट सकता है। ठीक है, यानी सिलेंडर में विस्फोट हो सकता है और बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। फिर सिलेंडर का वाल्व धीरे धीरे खोलना चाहिए, अन्यथा इसका डायाफ्राम खराब हो जाता है। जो सिलेंडर का वाल्व है उसके डायाफ्राम को सेफ रखने के लिए हमें हमेशा धीरे धीरे खोलना या बंद करना चाहिए, अचानक से उसको खोलना या बंद नहीं करना चाहिए। फिर सदैव सिलेंडर कैप का प्रयोग करना चाहिए। सिलेंडर में जो कैप होती है, यदि आप बाल्ब नहीं लगाएं तो उसको हमेशा कैप से ढक देना चाहिए। हमेशा ही कैप का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, फिर अगला है टॉपिक हमारा सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में सुरक्षा सावधानियाँ। जो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होती है उसमें कौन सी सावधानियाँ हमको रखनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताया गया है। आर्क वेल्डिंग के दौरान बिल्डर के सामने विभिन्न प्रकार के खतरे सदैव बने रहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग के समय क्या होता है, तरह तरह के खतरे हम लोगों के सामने हमेशा रहते हैं, जैसे आर्क की खतरनाक किरणें। ठीक, इसके बारे में हम बता चुके हैं, खतरनाक किरणें पारावैंगनी एवं अवरक्त अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज के बारे में बता चुके हैं, क्या क्या डैमेज करती है, आँख को डैमेज करती है, स्किन को डैमेज करती है, कैसे डैमेज करती है, इसके बारे में हम ऊपर बता चुके हैं। पारावैंगनी किरणों के अतिरिक्त के कारण चोट, गर्म जाप के साथ संपर्क एवं आर्क की अत्यधिक ऊष्मा के कारण जलना, विद्युत झटका, जहरीली गंध, उड़ते हुए गर्म छितवारों यानी जो छींटे पड़ते हैं, ठीक है, जो चिंगारियाँ उड़ती हैं उसको, इसके बारे में बोल रहा है, तथा धातुमल, कणों का पैरों पर गिरना आदि। कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के सुरक्षा वस्त्र तथा उपसाधनों को ऊपर वर्णित खतरों से वेल्डिंग क्षेत्र के निकट कार्य करने वाले बिल्डर तथा अन्य व्यक्ति की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब हम बिल्डिंग करते हैं तो बहुत सारे सुरक्षा उपकरण आते हैं, उनका हमको हमेशा प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, बिल्डिंग से क्या क्या नुकसान होता है इसके पहले भी बढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि हमें क्या क्या खतरा हो सकता है। विद्युत झटका लग सकता है, जहरीली गंध से नुकसान होगा, उसके जो चिंगारियाँ हो रही हैं उससे नुकसान होगा, और गर्म जाप को यदि हम टच कर देंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक, तो उसके लिए हम कौन से सुरक्षा उपकरण अपनाते हैं यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। जो एप्रन होता है यहाँ से लेके नीचे तक पहनते हैं, आपके आगे रहता है वो क्या होता है, वो चमड़े का बना होता है, लेदर का बना होता है, चमड़े का एप्रन। फिर स्लीव के साथ चमड़े का कैप, स्लीव के साथ क्या होता है, चमड़े की कैप होती है। फिर चमड़े के दस्ताने जो आपके ग्लव्स होते हैं वो भी चमड़े के होते हैं। औद्योगिक सुरक्षा जूते, जो सुरक्षा जूते हैं उनको बोला जाता है औद्योगिक सुरक्षा जूते। क्यों, क्योंकि ये फैक्ट्रियों में यूज होते हैं, इसलिए इसका नाम है औद्योगिक सुरक्षा जूते हैं। ये स्पेशल होते हैं, इसके बारे में, इसमें क्या होता है, नीचे सोल में स्टील लगी होती है, इसके अलावा सामने भी स्टील लगी होती है ताकि आपके पैर में ठेस न लगे। ये देखिए यहाँ पर स्टील लगी होती है, यहाँ पर क्या होती है, स्टील की परत होती है, ये स्टील यहाँ तक घूम के आती है जो आपके अंगूठे को ठेस लगने से बचाती है, चोट लगने से बचाती है। इसके अलावा क्या होता है, ये भी लेदर का होता है जिसमें चिंगारियों का असर नहीं होता। इसके साथ साथ ये विद्युत प्रतिरोधी भी होता है, यानी इसमें करंट का भी बहाव नहीं हो सकता, विद्युत कुचालक होता है। ठीक, फिर हमारा हैंड स्क्रीन हो गया, एडजस्टेबल हेलमेट हो गया, पोर्टेबल अग्निरोधी कैनवास स्क्रीन। बहुत सारे उपकरण होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ उपकरण हैं। ये आपका फेस शील्ड हो गया, यहाँ पर कांच लगा हुआ है, इसको खोल के हम देख सकते हैं, कांच बंद रखेंगे तो भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये ग्लव्स पहन के रखा है, ठीक है। फिर ये सेफ्टी शूज है इसके, और ये एप्रन पहन के रखा है, ठीक है। इसके अलावा इसने हेलमेट भी पहन के रखा है। ये क्या है, इसके सेफ्टी उपकरण है, ठीक है। इसने तो रेसिपरेटर भी पहन रखा है स्वच्छ हवा लेने के लिए। आर्क वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग हैंड स्क्रीन तथा हेलमेट का उपयोग विकिरण तथा स्पार्क से वेल्डर की आंखों तथा चेहरे की रक्षा करता है। आर्क वेल्डिंग के दौरान जो वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है और हेलमेट है वो किससे रक्षा करता है, विकिरण यानी रेडिएशन से, यानी
जो अल्ट्रावायलेट और इंटरफेरेट रेज हैं उनसे तथा स्पार्क से एवं जो चिंगारियाँ हैं उनसे हमारी आंखों तथा चेहरों की सुरक्षा करता है। जो हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, जो फेस शील्ड होता है, हैंड स्क्रीन होता है, क्या करता है, हमको किरणों से बचाता है और जो उसकी चिंगारियाँ उड़ती है उससे हमारी आंखों साथ साथ हमारे चेहरे की सुरक्षा करता है। हैंड स्क्रीन को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि इसे आसानी से हाथ में पकड़ा जा सके। हैंड स्क्रीन इस तरह बनाया जाता है कि उसको आसानी से हम हाथ में पकड़ सकें। ठीक, फिर स्क्रीन अपरिवर्तित, अज्वलनशील, विद्युत रोधी, धुंधले रंग, हल्की सामग्री के साथ रंगीन शीशों से बनी होती है। ठीक है, जो स्क्रीन होती है किससे बनी होती है, अपरिवर्तित, अज्वलनशील, विद्युत रोधी, धुंधले रंग एवं हल्की सामग्री। हल्की क्यों, तो कि हमको हाथ में पकड़ना है तो ऐसा नहीं कुछ वजनी हो तो हमारा हाथ दर्द करने लगे। इसके अलावा विद्युत रोधी होती है, इसमें करंट पास नहीं हो सकता। इसके अलावा अज्वलनशील, यानी इसमें जो चिंगारी पड़ेगी तो ऐसा नहीं कि आग पकड़ लेगी, ये आग नहीं पकड़ेगी। इसके साथ ये क्या होती है, नॉन रिफ्लेक्टिव, यानी प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करती, परावर्तित नहीं करती है। ठीक है, और रंगीन शीशों से बनी होती है। और कैसे, कलरफुल शीशों से बनी होती है जिसकी दोनों साइडों पर प्लेन शीशे लगे होते हैं। इसके दोनों साइडों पर क्या होता है, प्लेन, ठीक है, समतल शीशे लगे होते हैं जिससे बिल्डिंग के समय आर्क तथा गलित संचय को देखा जा सके। इससे होता क्या है, प्लेन शीशे लगे होने के कारण हम क्या करते हैं, जब बिल्डिंग करते हैं तो हमको जहाँ पर हम बिल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पर हमको देखने की जरूरत पड़ती है। ऐसा तो नहीं कि हम आँख बंद करके बिल्डिंग करेंगे, इसीलिए शीशे लगे होते हैं। शीशे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जहाँ बिल्डिंग हो रही है वहाँ पर हम देख भी सकते हैं और ये रोशनी को बहुत कम आने देता है, तो हमारी आँखों को भी डैमेज नहीं होने देता है। ठीक है, ये हैंड स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या होता है, प्लेन समतल शीशे लगे होते हैं। यहाँ पर समतल शीशे लगे होते हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं। रंगीन शीशे विभिन्न शेडों में बनाए जाते हैं जो बिल्डिंग करंट रेंज पर निर्भर करते हैं। जो शीशे होते हैं वो विभिन्न रेंज में बनाए जाते हैं, विभिन्न करंट रेंज में अलग अलग बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। रंगीन शीशे का सेट नंबर और बिल्डिंग धारा की रेंज यहाँ पर कुछ दी हुई है, आप देख सकते हैं। यदि सेट नंबर 8 से 9 है तो बिल्डिंग धारा की रेंज कितनी होगी, 100 होगी। या सेट नंबर 10 से 11 है तो क्या है, जो हमारी बिल्डिंग रेंज होगी वो कितनी होगी, बिल्डिंग धारा की जितनी रेंज होगी वो क्या होगी, 100 से 300 होगी। और यदि हमारा बिल्डिंग शीशे सेट नंबर 12 से 14 है तो जो धारा की रेंज है कितनी होगी, 300 से अधिक होगी। ठीक है, फिर बिल्डिंग हेलमेट साफ शीशे के साथ बैकेलेट फ्रेम का बना होता है। जो इसमें किसका फ्रेम होता है, बैकेलेट का फ्रेम होता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है बिल्डिंग हेलमेट साफ शीशे के साथ बैकेलेट, इसमें पूछ सकता है कौन सा फ्रेम होता है, बैकेलेट फ्रेम का होता है। तथा प्रचालक के सिर पर मजबूत पकड़ के लिए इसमें एक रबड़ बैंड लगा होता है। ठीक है, इसको सिर में फंसाने के लिए क्या होता है, एक पट्टी होती है, रबड़ होती है जो कि मजबूत होती है, ऐसा नहीं कि अपने आप टूट जाएगी, मजबूत होती है। यह सुविधाजनक फिट, उपयुक्त वातायन तथा सभी साइडों से पूर्ण सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये क्या होता है, सुविधाजनक होता है, फिट करने में हमको पटा नहीं लगेगा। उपयुक्त वातायन, उपयुक्त वातायन मतलब इसमें हवा का प्रवेश, वेंटिलेशन बना रहता है, आवागमन बना रहता है तथा सभी साइडों से पूर्ण एवं हर तरह से इसको सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। एक हेलमेट स्क्रीन को सिर पर पहनने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, सिर में पहनने के लिए डिजाइन किया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये प्लेन शीशे लगे हुए हैं। ठीक है, एडजस्टेबल, एडजस्ट करने के लिए लगा हुआ है। इसको इसके पीछे क्या लगी होती है, रबड़ की बैंड लगी होती है जिससे हम इसको सिर में फंसा सकते हैं। ठीक, कभी कभी पीतल आदि अलोह अलाय, यानी अलोह अलाय यानी जिसमें लोहा नहीं मिला होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलोह अलाय को वेल्ड करते समय बेल्ट से जहरीली गंध तथा भारी धुआं निकलता है। जब हम अलोह अलाय को बिल्डिंग करते हैं तो उसमें अत्यंत जहरीली गैसें निकलती हैं और धुआं भी बहुत मात्रा में निकलता है। इस जहरीली गंध तथा धुएं को शरीर में जाने से रोकने के लिए बिल्ड छात्र के निकट पंखा तथा एक एग्जॉस्ट डक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनको शरीर में जाने से लिए क्या कर लेते हैं कि एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं कि गंदी हवा को बाहर करें, गंदी हवा को बाहर करें। तथा एक रेस्पिरेटर से नाक व मुंह को ढक लेते हैं। एक रेस्पिरेटर क्या होता है, यंत्र होता है जो हमको स्वच्छ हवा देने में मदद करता है, उससे नाक व मुंह को हम क्या करते हैं, ढक लेते हैं। वो हमको फिल्टर करके हवा अंदर देता है सांस लेने के लिए। फिर विषैली गंध के निशोषण से वेल्डर बेहोश हो सकता है। यदि हम विषैली गैसों में सांस लेंगे तो हमें क्या होगा, हम बेहोश हो सकते हैं। तथा गर्म के बेल्ट भूतल या जाप पर गिर सकता है। ठीक है, जब हम बेहोश हो जाएंगे तो क्या होगा, जहाँ बिल्डिंग कर रहे हो, जिसमें हम बिल्डिंग कर रहे हो गर्म होगी तो उसके ऊपर गिर सकते हैं, या हम कहीं भी गिर सकते हैं, भूतल में गिर सकते हैं, जाप के ऊपर गिर सकते हैं, जिससे हमको नुकसान होगा, जिसके कारण क्या है, वह जल जाएगा, उसे चोट लग जाएगी। सील्ड मेटल और बिल्डिंग से संबंधित कुछ और सावधानियाँ आपको यहाँ पर नीचे बताई गई हैं।
बिल्डिंग करने के दौरान उचित दस्तानों तथा कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। कोई भी बिल्डिंग आप कर रहे हो, उचित कपड़ा, उचित ग्लव्स हमको यूज करने हैं। बिल्डिंग करने के दौरान उत्पन्न होने वाली चिंगारी की रोशनी से आंखों को बचाने के लिए हैंड स्क्रीन तथा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो चिंगारी उत्पन्न होती है और रोशनी उत्पन्न होती है, उससे हमको क्या है, अपने आंखों को बचाना है। इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हैंड स्क्रीन तथा हेलमेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैंड स्क्रीन हेलमेट क्या करता है, हमारे सिर की सुरक्षा करता है। आँख की सुरक्षा के साथ साथ सिर की सुरक्षा करेगा और चेहरे की भी सुरक्षा कर देगा। ठीक, फिर बिल्डिंग करने के लिए उचित इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। जिससे हम बिल्डिंग करते हैं उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। इसका जब हम इलेक्ट्रोड के चैप्टर ही अलग से है, उसमें बताएंगे इलेक्ट्रोड किससे बनता है, इलेक्ट्रोड में कौन से फ्लक्स यूज होते हैं, इसके बारे में वहाँ पर डिटेल से चर्चा होगी। तो जिस तरह की बिल्डिंग कर रहे हैं हमको उसी हिसाब से इलेक्ट्रोड का चयन करना चाहिए। बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रोड तथा बेल्ट के यानी धातु का अंतर 8 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड और बिल्डिंग की यानी धातु के बीच में जो अंतर है 8 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकता है, जो इलेक्ट्रोड है और बिल्डिंग की यानी धातु है उसके बीच में अंतर किससे अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब उसके जो बीच में अंतर है कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन रहेगा 4, 6, 8, 10, तो आपको टिक करने पड़ेगा 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, बिल्डिंग के पश्चात छोटे जाप को उठाने के लिए संडासी का प्रयोग करना चाहिए। बिल्डिंग के पश्चात हमको जाप को उठाने के लिए हाथ का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जब हम बिल्डिंग करते हैं तो जाप हमारा गर्म हो जाता है। ठीक, तो हाथ से हम उसको उठाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, इसलिए हमको संडासी का प्रयोग करना है। संडासी क्या होता है, चिमटा होता है। ठीक है, जिससे रोटी पकड़ते हैं उसी तरह उसमें वहाँ भी संडासी अलग शेप की होती है, लेकिन उसी तरह होती है, उसी कार्यप्रणाली में काम करती है। ठीक है, तो हमको क्या प्रयोग करना है, संडासी का प्रयोग करना है। फिर बिल्डिंग कार्यशाला का फर्श ग्रीस तथा तेल से मुक्त होना चाहिए। जहाँ बिल्डिंग हो रही है वहाँ जो फर्श है तेल, ग्रीस यानी किसी भी चिकनी चीज़ों से मुक्त होनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी चिकनी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग में प्रयुक्त किए जा रहे ट्रांसफार्मर की केबल कटी हुई नीचे होनी चाहिए, यानी जो भी बिल्डिंग में हम केबल यूज़ कर रहे हैं, तार यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम वायर कहते हैं, उसकी जो इंसुलेटेड पदार्थ होते हैं, उसके ऊपर जो प्लास्टिक होती है, रबड़ होती है, वो कटी हुई नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर में अधिक लंबी लीड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी बिल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर प्रयोग हो रहा है उसमें अत्यधिक लंबी लीड नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी लीड हमको यूज करना है। ठीक है, फिर है समय समय पर ट्रांसफार्मर के तेल स्तर को चेक करता नहीं। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तेल होता है, तो हमें क्या करना है, समय समय पर उसके तेल के लेवलिंग को चेक करते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बिल्डिंग के पश्चात विद्युत स्विच को, जब बिल्डिंग हमारी हो जाए तो हमको तुरंत विद्युत जो स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ठीक, फिर अगला है हमारा ऑक्सी एक्सिलिन बिल्डिंग एवं कटिंग में सुरक्षा सावधानियाँ। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि ऑक्सी एक्सिलिन बिल्डिंग समय हमको कौन सी सावधानियाँ रखनी है। बिल्डिंग तरह तरह की होती हैं, सब में सावधानियाँ लगभग समान होती हैं, लेकिन थोड़ा कुछ सावधानियाँ ऐसी हैं जो हमको हटके अपनानी पड़ती हैं। अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग तरह की सावधानी होती है। ठीक, तो ऑक्सी एक्सिलिन बिल्डिंग में कटिंग के समय कुछ विशेष सुरक्षा नियमों का भी पालन करना होता है, जो कुछ नीचे यहाँ पर आपको बताए गए हैं। पहला है, बिल्डिंग एवं कटिंग करने से पूर्व समस्त प्रारंभिक तैयारी पूर्ण कर लेनी चाहिए, यानी जब भी हमको बिल्डिंग करनी है या जो ऑक्सी एक्सिलिन है ना, इससे हम कटिंग भी करते हैं, बिल्डिंग के साथ साथ कटिंग भी करते हैं। तो बिल्डिंग या कटिंग करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, सभी प्रकार की तैयारियाँ पहले कर लेनी है। ऐसा नहीं कि पहले इसको हम चालू कर लें फिर सभी प्रकार की जाब लेके आए, जो उसको जोड़ना है उसको लेके आए, ऐसा हमको नहीं करना है। पहले सब कुछ सिस्टम बना लेना है, तैयारी कर लेनी है, उसके बाद ही हमको इसको यूज करना है। ठीक, फिर बिल्डिंग के दौरान उपयुक्त सुरक्षा वस्त्र जैसे गॉगल्स, ग्लव्स, शूज, एप्रन आदि पहने रखना चाहिए, जिससे कि आपको बता चुका हूँ मैं ऊपर, ग्लव्स, गॉगल्स, शूज, एप्रन सबके बारे में आपको मैं ऊपर बता दिया हूँ क्या होता है। फिर बिल्डिंग एवं कर्तन के दौरान निकलने वाली किरणों से क्या होती है, जब बिल्डिंग करते हैं तो वहाँ से किरणें निकलेंगी, रेज निकलेंगी, तो उससे सुरक्षा के लिए हमें काला चश्मा 100% लगा के रखना है। काला चश्मा आता है बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग चश्मा भी उसको बोलते हैं, उसको हमको लगाना है। फिर फ्लेम जलाने के लिए गैस लाइटर का प्रयोग करना चाहिए। जब उसको चालू करते हैं नोजल से तो क्या होता है, ऑक्सीजन और एक्सिलिन एक साथ आती है, तो उसको हमको माचिस से नहीं जलाना है, उसका लाइटर आता है, लाइटर का प्रयोग करना है। माचिस से हम जलाएंगे तो हमारा हाथ भी जल सकता है, तो हमको हमेशा किसका प्रयोग करना है, लाइटर का प्रयोग करना है। बिल्डिंग एवं कर्तन प्रक्रम के स्थान पर स्क्रीन का प्रयोग अवश्य करें, हमको वहाँ पर स्क्रीन भी यूज करनी है। फिर बिल्डिंग एवं कर्तन प्रक्रम स्तर पर, बिल्डिंग एवं कर्तन जहाँ पे बिल्डिंग कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं स्थल पर वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी हवा का आवागमन सुनिश्चित रहना चाहिए कि हवा यहाँ पे आए भी, स्वच्छ हवा आए, गंदी हवा निकले, दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, यानी स्थान थोड़ा हमारा खुला होना चाहिए, बंद स्थान नहीं होना चाहिए।
बिल्डिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले सिलेंडरों को विद्युत एवं आग के समीप नहीं रखना चाहिए। बिल्डिंग में क्या होता है, इसमें 2 सिलेंडर यूज होंगे, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। तो हमको जहाँ बिल्डिंग या कटिंग कर रहे हैं इन सिलेंडरों को थोड़ा दूर रखना है, वहाँ पाइप के थ्रू ऑक्सीजन एवं सिलेंडर आएगी, लेकिन इनके जो सिलेंडर है इनको हमको यहाँ से थोड़ा दूर रखना है ताकि वो इसके द्वारा जो ज्वाला उत्पन्न हो रही है उसकी ऊष्मा से, उसके ताप से सिलेंडर गर्म ना हो जाए, इतना डिस्टेंस हमको उसको रखना चाहिए। ठीक। फिर बिल्डिंग में प्रयुक्त किए जाने सिलेंडरों को विद्युत आग के समीप नहीं रखना चाहिए। बिल्डिंग शॉप में अग्निशमन यंत्र हमेशा सही स्थिति में उपलब्ध होने चाहिए, है ना। जहाँ भी बिल्डिंग हो रही है वहाँ पर अग्निशमन यंत्र होता है, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर इंग्लिश में बोलते हैं, उपलब्ध होने चाहिए। और उपलब्ध ही नहीं, सही हालत में उपलब्ध होनी चाहिए, यानी वर्किंग कंडीशन में हो, काम करने की हालत में हो। ऐसा नहीं कि पुराना है, जंग पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वर्किंग सिचुएशन में होना चाहिए वो। फिर हमारा है बिल्डिंग में प्रयुक्त ऑक्सीजन एवं सिलेंडरिंग गैस के लिए सिलेंडरों को, कोई भी सिलेंडर है उसको हमको हमेशा सीधा ही रखना है, ये पहले भी बता चुका हूँ, उसको पड़ा हुआ नहीं रखना है, हमेशा सीधा रखना है। फिर गैस भराव के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर में स्टेरीन सिलेंडर में स्टेरीन ही भरनी चाहिए, है ना। क्या होता है, जब हम गैस भरवाने ले जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर या स्टेरीन सिलेंडर में, तो हमको ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन ही भरवानी है और स्टेरीन वाले सिलेंडर में स्टेरीन ही भरवानी है। अब हम ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे पहचानेंगे, तो उसका कलर होता है काला, स्टेरीन का कलर का, स्टेरीन सिलेंडर जो होता है कैसा होता है, मरून कलर का होता है। आगे इसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे आप लोगों को। फिर यदि गैस सिलेंडरों को अन्य स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता है तो उसमें सेफ्टी वाल्व का प्रयोग करके ले जाना चाहिए तथा लुढ़काना नहीं चाहिए। यदि हमको इनको ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या करना चाहिए, इनका सेफ्टी वाल्व यूज करना चाहिए और लुढ़का के नहीं ले जाना है, टाली के माध्यम से ले जाना है। ठीक है। गैस सिलेंडर को ले जाने के लिए हमेशा टाली प्रयोग करना है। ठीक। फिर सिलेंडर कैप को खोलने के लिए सही साइज की, जिसके बाल्ब हैं, जिसकी कैप है, उसको खोलने के लिए हमको हमेशा की का प्रयोग करना चाहिए। हथौड़े स्पैनर का प्रयोग हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्डिंग टार्च जलाते समय टार्च का मुंह दूसरी तरफ रखना चाहिए। जब बिल्डिंग का टार्च हम जला रहे हैं उसको अपनी तरफ घुमा के नहीं रखना है, उसको अपने से जस्ट अपोजिट घुमा के रखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब वो ज्वाला पकड़ती है तो अचानक बड़ी तेज़ी से पकड़ती है। ठीक। तो हमको उसको हमेशा दूसरी साइड घुमा के रखना चाहिए, अपने से अपोजिट साइड। अगला है हमारा सिलेंडर खोलते समय बिल्डर को हटकर खड़ा होना चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सिलेंडर खोलते समय हमें थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखना चाहिए। फिर सिलेंडर पर रेगुलेटर फिट करने से पहले वाल्व सॉकेट को थोड़ा सा खोलकर देखना चाहिए, अर्थात थोड़ी सी गैस निकाल देनी चाहिए। जब भी हमको रेगुलेटर उसमें फिट करना है तो वाल्व गैस से थोड़ा खोल के हमको उससे गैस थोड़ी सी मात्रा में निकाल देनी चाहिए। ठीक। फिर बिल्डिंग टार्च की टिप को समय समय पर ठंडे करते रहना चाहिए। जहाँ से बिल्डिंग हो रही है वो जो सबसे आगे वाला पॉइंट है वो टिप होती है, वो क्या होती है, बिल्डिंग करते करते समय गर्म हो जाती है, तो हमें क्या करना, समय समय उसको ठंडा करते रहना चाहिए। ठीक। ब्लो पाइप या टिप की नोक सुरक्षित रहनी चाहिए। जो ब्लो पाइप है हमारी और जो हमारी टिप है उसको हमेशा सेफ हालत में रखना चाहिए, सुरक्षित हालत में रखना चाहिए। टार्च को सदैव स्पार्क लाइटर से जलाना चाहिए। पहले भी बता चुका हूँ, जो टार्च है उसको माचिस से हमको नहीं जलाना है, उसके लिए क्या आता है, लाइटर आता है, लाइटर के थ्रू ही हमको जलाना है, तो हमारा हाथ जल सकता है। फिर फ्लेम को बुझाते समय पहले स्टेरीन, आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं कि जब ऑक्सीजन गैस बिल्डिंग से बिल्डिंग करते हैं तो पहले हमको स्टेरीन गैस का बल्ब, स्टेरीन सिलेंडर का बल्ब बंद करना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का बल्ब बंद करना है। तो यहाँ पर हमको जानना चाहिए, ये ऑक्सीजन गैस बिल्डिंग हम कर रहे हैं तो हमको जब उसको बंद करना है तो सबसे पहले हम किसका सिलेंडर बल्ब बंद करेंगे, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का पहले किसका करेंगे, पहले एसिटिलीन बाल्ब बंद करना चाहिए। जो एसिटिलीन सिलेंडर है उसका बाल्ब बंद करना चाहिए, बाद में ऑक्सीजन वाले का बाल्ब बंद करना चाहिए। ठीक। यहाँ से आपसे बहुत बार पूछा गया है, सबसे पहले हम किसको बंद करेंगे, एसिटिलीन बाल्ब बंद करेंगे, बाद में किसको करेंगे, ऑक्सीजन को बंद करेंगे। फिर बिल्डिंग के समय पदार्थों से निकले धुएं से बचने के लिए हमेशा धुएं से हमको बचने के लिए मुँह पर क्या करना है, गैस मास्क का प्रयोग करना है। ठीक। फिर ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण या ऑयल टैंक को बिल्डिंग करने से पूर्व अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। क्या है, जब ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण, जहाँ ज्वलनशील पदार्थ का भंडारित करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उनकी बिल्डिंग करनी है, या जहाँ पर ऑयल टैंक वगैरह होते हैं उसकी बिल्डिंग करनी है, तो हमें क्या करना है, उनको पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ हैं और जो तेल है वो भी ज्वलनशील होता है, तो वहाँ पे बिल्डिंग करेंगे और साफ़ नहीं हो गया, जो थोड़ी भी मात्रा में है तो अचानक आग पकड़ सकते हैं। ठीक है। तेज किनारे और रगड़ खाने से हौज पाइप को बचा रखना चाहिए। जो हमारी हौज पाइप है उसको कहीं भी शार्प जगह जो है, नुकीली जगह, उससे बचा के रखना चाहिए, नहीं तो कट सकती है। ठीक। फिर हमारा है आग। ठीक है।
तो आग को हम पढ़ाएंगे आपको अगली क्लास में। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 1 साल का कोर्स है, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई भी हड़बड़ी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़िए, उसको रिपीट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो इसको हम पढ़ाएंगे अपने अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।